Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. Today we will study disaccharides. So let's start it. अब डाइसक्राइड्स में हमने कौन कौन से डाइसक्राइड डिस्कस करने हैं। इसमें मेनली हमने माल्टोज को डिस्कस करना है, लैक्टोज को डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद हमने सुक्रोज को डिस्कस करना है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल जो हैं शुगर्स हैं उनको भी हमने देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं माल्टोज की तरफ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं माल्टोज को। तो माल्टोज जो है ये ग्लूकोज के मोनोमर से मिलकर बनता है। डाइसैकराइड है लेकिन ये डाइसैकराइड किसका है? ग्लूकोज का है। अब ग्लूकोज में भी कौन कौन सा ग्लूकोज है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल जो हैं वो जुड़ते हैं और माल्टोज बनाते हैं। इनके अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा डी ग्लूकोज ये मिलके बना रहे होते हैं माल्टोज। अब जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज और अल्फ़ा डी ग्लूकोज जुड़ रहे हैं तो इनके दरमियान बांड बांध रहा है। वो जो बांड बांध रहा है उसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बांड, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बांड। अब ग्लाइकोसिडिक बांड जो है ये बांड अल्फ़ा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। अब इस बांड को हम अल्फ़ा या बीटा किस लिहाज से कह रहे हैं, ठीक है। इसको हम अल्फ़ा या बीटा कहते हैं एनोमेरिक कार्बन के लिहाज से, ठीक है। अगर एनोमेरिक कार्बन जो है वो अल्फ़ा था जो बांड में हिस्सा ले रहा है, इनके वो एनोमेरिक कार्बन जो बांड में हिस्सा ले रहा है, अगर वो अल्फ़ा था तो अल्फ़ा बांड होगा, अगर वो बीटा था तो बीटा बांड होगा। अब यहाँ पे मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा किया, ठीक है। ये कौन सा ग्लूकोज है? दिस वन इज़ अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। इसमें कार्बन की एटम की नंबरिंग करनी हो तो दिस वन इज़ 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6 these are glucose. This is a glucose molecule and it is a अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब इसके साथ मैं अल्फ़ा डी ग्लूकोज का एक और मॉलिक्यूल जो है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक और अल्फ़ा डी ग्लूकोज मैं ड्रा कर रहा हूँ। दिस इज़ वन मोर अल्फ़ा डी ग्लूकोज, इधर OH H ऑक्सीजन, उसके बाद OH H एंड हेयर H OH, ऊपर CH2 OH, नीचे अगेन H और यहाँ पे आ गया OH, ठीक है। तो ये मैंने एक और अल्फ़ा डी ग्लूकोज इसके साथ लिखा है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब इन दोनों के दरमियान बनना है ग्लाइकोसिडिक बांड। इसकी नंबरिंग कर लें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बांड बनेगा। ग्लाइकोसिडिक बांड जो इसमें के अंदर माल्टोज के अंदर है वो एक तो अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन का, यानी कि इसके अंदर जो एनोमेरिक कार्बन जो पहले आ रहा है बांड के अंदर वो अल्फ़ा ओरिएंटेशन का, यानी कि अल्फ़ा ग्लूकोज हमने पढ़ा था। अब OH जो है CH2 OH के साथ अगर ट्रांस पोजीशन में है तो ये अल्फ़ा शुगर है, अगर OH जो है ऊपर चला जाए सिस पोजीशन में हो तो वो बीटा कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब बांड बनेगा किस तरह? यहाँ पे OH दोनों जो हैं, एक का OH दूसरे के हाइड्रोजन को पिकअप करेगा और वाटर मालिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। और ये आपस में ग्लाइकोसिडिक बांड के ज़रिए जुड़ जाएंगे, यानी कि वाटर मालिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हुआ और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह हो जाएगी कि ये यहाँ पे यूँ आ जाएगा, इधर ऑक्सीजन रहेगा, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है। इस OH ने यहाँ से एक हाइड्रोजन को पकड़ा, ठीक है, और ये वाटर बना के निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो पीछे क्या रह गया? पीछे ये सिर्फ एक ऑक्सीजन रह गया। तो ये एक ऑक्सीजन जो है इन दोनों को यूँ कनेक्ट कर देगा। अब ये जो है ये रिलीज़ हो चुका है, ये हाइड्रोजन भी रिलीज़ हो चुका है। तो बाकी जो ऑक्सीजन बचा था उसने इनको लिंक कर दिया, ठीक है। अब ये देखें तो बांड जो है अब किस किस कार्बन एटम के दरमियान बांध रहा है। पहला जो शुगर था अल्फ़ा डी ग्लूकोज, इसका C1 इन्वॉल्व है और जो दूसरा शुगर था इसका C4 इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इनके दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है। कंडेंसेशन रिएक्शन था जिसमें दो मालिक्यूल जो है आपस में कंडेंस हुए हैं और एक स्मॉल वाटर मालिक्यूल जो है वो यहाँ से रिलीज़ हुआ है। तो OH और H निकल गए दोनों के और एक ऑक्सीजन जो है दरमियान में आ गया, ठीक है। और ये जो बांड बना है इसको हम नाम लेते हैं ग्लाइकोसिडिक बांड। और ये जो कंपाउंड बना है ओवरऑल ये क्या है? ये माल्टोज है। और ये ग्लाइकोसिडिक बांड कौन सा है? दिस इज़ अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बांड, ठीक है। अल्फ़ा क्योंकि एनोमेरिक कार्बन जो यहाँ पे पहले इन्वॉल्व है, पहला जो शुगर है उसका एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व है और वो अल्फ़ा ओरिएंटेशन का है, तो अल्फ़ा बांड है। और कौन कौन से नंबर के दरमियान है? 1/4 नंबर के दरमियान है, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट माल्टोज। अब एक और इससे रिलेटेड कंपाउंड होता है आइसोमाल्टोज, ठीक है। आइसोमाल्टोज में कौन सा बांड होता है? उसके अंदर बांड होता है अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बांड, ठीक है। यानी कि उसमें एक शुगर का
C1 होता है और दूसरे शुगर का C6 इन्वॉल्व होता है। इनके मिसाल के तौर पर मैं इसको अगर एक सेपरेट शुगर कंसीडर कर लूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें इस तरह का एक शुगर उठा के इसके नीचे रख देना है और C1 का और C6 का जो है रिएक्शन होगा। यानी कि अगर मैं अल्फ़ा 16 यहाँ पर ड्रा करूँ तो वो किस तरह होगा, यहाँ पे सपोज़ कर लें कि एक सेपरेट शुगर है, ये बाड जो है इसको निगलेक्ट कर दें, ये बाड जो है यहाँ पे नहीं बना हुआ, ठीक है। तो इससे के नीचे यहाँ पे एक और शुगर होगा यूँ, ठीक है, बाकी यहाँ पे OH और H ये सारा कुछ उसी तरह ही होगा। ये उसका मैं C6 सिर्फ ड्रा कर रहा हूँ, C6 होगा CH2OH, ठीक है, बाकी मैंने इसके ड्रा नहीं किए। तो अब CH2OH जो ये C6 पे लगा हुआ है ये इसके C1 के OH के साथ यहाँ पे रिएक्ट करेगा यूँ, ठीक है, और उसी तरह वाटर मालिक्यूल रिलीज़ होगा और नीचे बॉन्ड बन जाएगा इसका C6 के साथ। तो ये जो C1 और C6 के साथ बॉन्ड बनेगा ये होगा अल्फ़ा 16 बॉन्ड और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा आइसोमाल्टोज, ठीक है, आइसोमाल्टोज। तो ये था माल्टोज। उसके बाद हम आते हैं सुक्रोज़ की तरफ, ठीक है। सुक्रोज़ है, इसको हम बचपन से पढ़ रहे हैं। अब सुक्रोज़ जो है अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज इनकी कंडेंसेशन बांधता है, ठीक है। इनके अल्फ़ा डी ग्लूकोज है और उसका C1 इन्वॉल्व होता है और बीटा डी फ्रुक्टोज होता है उसका C2 इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग के अंदर। ये यहाँ पे मैंने फ्रुक्टोज का बीटा डी फ्रुक्टोज या फ्रुक्टोफुरानोज रिंग फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसकी नंबरिंग कर लें, ये C1 है, ये C2 है, उसके बाद C3 C4 और C5 C6, ठीक है। ये है फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर। कौन सा फ्रुक्टोज है? बीटा फ्रुक्टोज है, बीटा डी फ्रुक्टोफुरानोज। अब यहाँ पे मैं ग्लूकोज अल्फ़ा ग्लूकोज को मैं ड्रा करता हूँ, तो ये आ गया हमारा अल्फ़ा ग्लूकोज OH, यहाँ पे नीचे आ जाएगा OH H OH H H OH और ऊपर CH2OH, नीचे हाइड्रोजन। तो ये आ गया अल्फ़ा डी ग्लूकोज, दिस इज़ अल्फ़ा डी ग्लूकोज। अब क्या होगा, अब इनमें इसका ये C1 है, C1 2 3 4 5 6। अब इसमें रिएक्शन होगा C1 ग्लूकोज का और C2 फ्रुक्टोज का। तो इनमें भी सेम उसी तरह रिएक्शन होगा, OH और हाइड्रोजन मिलके वाटर मालिक्यूल बना देंगे। वाटर मालिक्यूल जो है यहाँ से रिलीज़ होगा और क्या होगा कि आपस में यूँ जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो था ये सेंटर में आके यहाँ पे ब्रिज बना देगा, इन दोनों को जोड़ देगा। ये जो है अब रिलीज़ हो चुके हैं। अब ये बॉन्ड बना है, ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा, इसमें अल्फ़ा ओरिएंटेशन होगी या बीटा ओरिएंटेशन होगी? इसमें दोनों ओरिएंटेशन है। हमने कहा था कि जो एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व होता है बॉन्ड को हम सलाह से नेमिंग देते हैं, लेकिन इसमें अल्फ़ा एनोमेरिक कार्बन भी इन्वॉल्व है और बीटा एनोमेरिक कार्बन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि जो अल्डोजिस हैं या ग्लूकोज है उसमें हमने कहा था कि C1 जो है वो एनोमेरिक कार्बन है और जो फ्रुक्टोज है उसमें C2 एनोमेरिक कार्बन है। तो फ्रुक्टोज का C2 ये भी एनोमेरिक है और इसका C1 ये भी एनोमेरिक है। तो इस नंबरिंग की बात करें तो इसकी एनोमेरिक कार्बन जो C1 है और इसका 2 है, तो इसका बॉन्ड की कन्फिग्रेशन होगी अल्फ़ा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फ़ा 1 ग्लूकोज का और बीटा 2 फ्रुक्टोज का। तो ये अल्फ़ा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है फ्रुक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान। और यहाँ पे इनकी नेमिंग देते हुए हम क्या देते हैं कि जो पहला शुगर होता है, जो पहला वो, उसके साथ हम ग्लूकोसाइल एंड पे YL लगा देते हैं। यानी कि हम कह रहे हैं कि अल्फ़ा डी ग्लूकोसाइल है, उसका बॉन्ड है आगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज के साथ। अल्फ़ा डी ग्लूकोसाइल अल्फ़ा 1 4 लिंकेज के ज़रिए अल्फ़ा डी ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है। इस पर हम क्या देते हैं, अल्फ़ा डी ग्लूकोसाइल अल्फ़ा 1 बीटा 2 लिंकेज के ज़रिए बीटा डी फ्रुक्टोफुरानोज के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक और बात, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात कर लें तो किसी शुगर के रिड्यूसिंग होने के लिए ज़रूरी है कि उसका जो एनोमेरिक कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन वो फ्री हो, ठीक है। अगर वो फ्री है तो वो शुगर रिड्यूसिंग होगा, अगर फ्री नहीं है तो वो नॉन रिड्यूसिंग है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, इसको मैं रिकलेक्ट कर दूँ तो ये हमारा जो है माल्टोज पड़ा हुआ है। अब माल्टोज में इधर तो इसका एनोमेरिक कार्बन C1 था, ये तो यूज़ अप हो गया, इसका C4 यूज़ हुआ है, लेकिन इसका C1 जो है ये खाली पड़ा हुआ है। यानी कि इसका C1 जो है ये एनोमेरिक कार्बन था, तो इसका एनोमेरिक कार्बन जो है ये एम्प्टी पड़ा हुआ है, वेला पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है रिड्यूसिंग शुगर है, ये रिड्यूसिंग जो किसी दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है। जो माल्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि इसका एरोमेटिक कार्बन फ्री है। अब आ जाते हैं सुक्रोज की तरफ। तो सुक्रोज में ग्लूकोज का C1 एनोमेरिक था, यूज़ हो गया।
फ्रुक्टोज का C2 एनोमर था वो भी यूज़ हो गया। अब इसके पास इस एंड पे भी कोई एनोमेरिक कार्बन नहीं है, इस एंड पे भी एनोमेरिक कार्बन नहीं है, इसके दोनों एनोमेरिक कार्बन यूज़ हो चुके हैं। तो ये जो है सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, क्योंकि इसके पास फ्री एनोमेरिक कार्बन जो है वो नहीं है। उसके बाद हम आते हैं लैक्टोज की तरफ, लैक्टोज के स्ट्रक्चर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड लैक्टोज। तो लैक्टोज बना होता है बीटा डी गलैक्टोज से और बीटा डी ग्लूकोज से, ठीक है। ये बीटा डी गलैक्टोज का मैंने स्ट्रक्चर लिखा, और इसका गलैक्टोज का और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का क्या फ़र्क था, इसमें एक तो C4 एपीमर है, C4 ग्लूकोज में OH C4 पे नीचे है, लेकिन जो गलैक्टोज है इसमें 4 पे OH ऊपर है, क्योंकि C4 एपीमर है, C4 पे OH की पोजीशन अपोजिट होती है। अब दूसरा अल्फ़ा कॉन्फ़िगरेशन में OH नीचे होता है, लेकिन बीटा में OH ऊपर होता है। तो ये चूँकि बीटा है तो इसमें OH ऊपर है, CH2OH के साथ ये सीज पोजीशन में है, ठीक है, क्योंकि ये बीटा पोजीशन है। अब इसके साथ ग्लूकोज जो है वो भी बीटा ओरिएंटेशन का होता है, तो बीटा ओरिएंटेशन का ग्लूकोज मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ, और सेम यहाँ पे ऑक्सीजन। अब अल्फ़ा में OH नीचे ड्रा किया था, लेकिन बीटा में मैं OH ऊपर ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर जो है वो उसी तरह सेम है, ऊपर CH2OH, बीटा में OH और CH2OH जो है सीज पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे OH हो गया अंदर की तरफ, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया। अब इसके अंदर बॉन्डिंग क्या है, इसके अंदर बीटा बॉन्डिंग होगी। अब इसका एनोमेरिक कार्बन ये C1 है, C1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। तो इधर क्या होगा, इधर बीटा 1 की बीटा 4 के साथ बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ये जो OH है ऊपर इसका, ये OH इसके ग्लूकोज के नीचे वाली ये बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज है, बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। अब जो ऊपर OH है ये OH इसके नीचे वाले इस OH के साथ रिएक्ट करेगा इन द सेम वे, और यहाँ से ये मिलके बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और उसके बाद ये तो अब खारिज हो गए, ठीक है, यह भी उतर गया। अब ये यहाँ पे यूँ ब्रिज बनेगा इनका कुछ इस फॉर्म में, दरमियान में ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन बच गया था वो, और यूँ ये लिंक हो जाएंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के ज़रिए। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने ये बीटा ओरिएंटेशन क्या है, बीटा 1 से बीटा 4 के दरमियान बना है। तो दिस इज़ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और किसके दरमियान है, बीटा डी गलैक्टोसाइल के साथ, बीटा डी गलैक्टोसाइल और बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज के दरमियान, ठीक है। गलैक्टोसाइल कह दें क्योंकि मैंने बताया कि जो पहला होगा उसके नाम के साथ YL हमने लगा देना है। तो ये स्ट्रक्चर था लैक्टोज का। अब लैक्टोज पाया जाता है मिल्क के अंदर, ठीक है। मिल्क के अंदर जो मैमल्स हैं उनके लिए न्यूट्रिशन का सोर्स, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होता है लैक्टेज, ठीक है, जो इनकी डाइजेशन करता है। अगर लैक्टेज की प्रोडक्शन में जेनेटिकली या कोई म्यूटेशन हो तो उससे लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, जो मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते। उसके बाद हम बात कर देते हैं लैक्टोलोज की, ठीक है। अब लैक्टोलोज क्या है, एक आर्टिफिशियल डाइसैकेराइड है जिसको गलैक्टोज और फ्रुक्टोज इनको मिला के बनाया गया है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये यूज़ होता है हेपेटिक एनसीफेलोपैथी के ट्रीटमेंट में, हेपेटिक एनसीफेलोपैथी। अब हेपेटिक एनसीफेलोपैथी क्या है कि बॉडी के अंदर जो लीवर पड़ा हुआ है, ठीक है, लीवर जो है ये क्या करता है, टॉक्सिन्स को, जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर एंटर हो गए हैं वो लीवर के पास जाते हैं और वहाँ से लेस टॉक्सिक या नॉन टॉक्सिक बन जाते हैं, और फिर बॉडी से उनको रिमूव कर दिया जाता है, या अगर कोई यूज़फुल प्रोडक्ट हो तो उसको रख लिया जाता है। तो लीवर का मेन काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन ये कर रहा होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव कर रहा होता है। इसी तरह जो अमोनिया है NH3 उसको भी बॉडी के अंदर एकुमुलेट होने से रोकता है, क्योंकि अमोनिया जो है ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, बॉडी के अंदर एकुमुलेट हो जाए तो टिश्यूज़ को डैमेज करता है। अब अगर लीवर सिरोसिस हो गई है, लीवर सिरोसिस हो गया, लीवर ख़राब हो गया है, या हेपाटाइटिस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है, तो लीवर डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका है, अब लीवर जो है अपना काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो जब लीवर काम नहीं कर रहा तो टॉक्सिन्स जो हैं बॉडी के अंदर इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, अमोनिया इंक्रीज़ होगी, तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्या करेंगे, बॉडी टिश्यूज़ को डैमेज करेंगे, ठीक है। ये ब्रेन के पास जाएंगे, ठीक है, ब्रेन को ये डैमेज करेंगे, ठीक है, ब्रेन डैमेज होगा। अब ब्रेन डैमेज से क्या होगा, बंदे को न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे जिसमें डिजीनेस है, ठीक है, डिजीनेस होगी, कन्फ्यूजन होगी, ठीक है, मेंटल डिसोरिएंटेशन होगी,
मेंटल डिसोरिएंटेशन होगी, इस तरह न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। इसको हम नाम देंगे जो हेपेटिक एनसेफेलोपैथी का। अब इसके ट्रीटमेंट में लैक्टुलोज यूज़ हो रहा है। लैक्टुलोज अब क्या करेगा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ यहाँ पे ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन ब्रेकडाउन जो है हो रही है, प्रोटीएजेज वर्क कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में यहाँ पे बनेगी NH3 गैस, NH3। अब ये NH3 जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में एंटर हो सकती है, लेकिन जो लैक्टुलोज क्या करता है, इस NH3 को कन्वर्ट करवा देता है NH4 पॉजिटिव के अंदर। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो इजीली क्रॉस नहीं करते। तो ये NH4 जो है इसको सेल से गुजर के ब्लड वेसल तक जाने में इसको डिफ़िकल्टी होगी, इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो ये जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, रिलीज़ हो जाएगा, इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से NH3 लेवल जो है ब्लड के अंदर वो कम होगा। तो इस तरह ये जो है हेपेटिक एनसेफेलोपैथी के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है अमोनिया के लेवल को कम करने के लिए। उसके बाद सुक्रालोज है, ये क्या है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर ये डेवलप किया गया है मेनली डायबिटिक्स के लिए, डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए। अब इसमें क्या होता है कि इससे खुराक जो है, फूड जो है वो मीठी भी हो जाती है, स्वीट भी हो जाती है, लेकिन डायबिटिक्स को ये इफेक्ट नहीं करती क्योंकि ये बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं हो रही, कैलोरीज प्रोवाइड नहीं कर रही। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनको इससे इफेक्ट नहीं होता, लेकिन फूड को स्वीट भी ये कर देता है। अब सुक्रोज से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, उसको हम नाम लेते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। ठीक है, इससे क्या मुराद है कि जो सुक्रोज है बताते खुद वो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी यानी कि पॉजिटिव है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड पे डिफ्लेक्ट करने वाला कंपाउंड है। अब क्या होता है कि सुक्रोज जो है वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लेकिन जब सुक्रोज को हम करते हैं हाइड्रोलाइज, यानी कि इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसको तोड़ के इससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाते हैं। सोल्यूशन है, सोल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है, सुक्रोज जब था तो लाइट जो थी राइट साइड पे डिफ्लेक्ट हो रही थी, लेकिन इसमें हमने कोई एसिड वगैरह डाला या कोई बेस के ज़रिए या हीट अप करके, जिस तरह भी हमने इसकी हाइड्रोलिसिस की है, तो अब क्या होगा, अब सुक्रोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। अब ये जो है लाइट इधर आ रही थी, ये लाइट को राइट साइड पे डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बल्कि ये उसको लेफ़्ट साइड पे डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देता है जब हाइड्रोलिसिस होगी और ग्लूकोज फ्रुक्टोज बन गए हैं। तो ये जो हाइड्रोलिसिस के नतीजे में इसकी जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर से लिवोरोटेटरी नेचर आ जाती है, इसको हम नाम देते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर का। और जो हाइड्रोलिसिस से सोल्यूशन बन रहा है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, इसको हम नाम देते हैं इनवर्ट शुगर का, इनवर्ट शुगर। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, होता कुछ यूँ है कि जब हम सुक्रोज़ की हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिड डाल के या सक्रेज, इन सुक्रोज से इसको तोड़ने के लिए सक्रेज एंजाइमेटिक इसको यूज़ करके, तो इसके नतीजे में दो शुगर जो हैं बन रहे होते हैं। एक हमारे पास आता है अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज की 6 मेंबर रिंग, और साथ इसकी आ रही होती है बीटा डी फ्रुक्टोफुरानोज, यानी कि फ्रुक्टोज की बीटा ओरिएंटेशन के अंदर 5 मेंबर रिंग। अब ये दोनों डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं, लेकिन होता कुछ यूँ है कि जो बीटा डी फ्रुक्टोफुरानोज है ये अनस्टेबल होता है, ये रैपिडली कन्वर्ट हो जाता है बीटा डी फ्रुक्टोपायरानोज के अंदर, यानी कि पायरानोज जो है 6 मेंबर रिंग है, अब फ्रुक्टोज भी 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट क्या आते हैं कि सुक्रोज जो है ओवरऑल कन्वर्ट हो गया किस प्रोडक्ट के अंदर, अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज के अंदर, ग्लूकोपायरानोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोपायरानोज। अब जो सुक्रोज था डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, इसके जो इनिशियल ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी हैं, लेकिन ये जो बीटा डी फ्रुक्टोपायरानोज है ये स्ट्रॉन्ग लिवोरोटेटरी होता है, ये नेगेटिव है, लिवोरोटेटरी है। तो इसकी जो नेगेटिव नेचर है, लिवोरोटेटरी नेचर है, वो इसकी डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर पे ओवरकम कर लेती है, गालिब आ जाती है। तो जिसकी वजह से अल्फ़ा डी ग्लूकोपायरानोज का डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर सप्रेस हो जाता है और बीटा डी फ्रुक्टोपायरानोज का लिवोरोटेटरी नेचर जो है वो शो होता है। तो इस तरह जो शुगर का, सुक्रोज का सोल्यूशन जो है वो लिवोरोटेटरी नेचर होता है। तो इस फिनोमेना को हम नामते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। उसके बाद डाइसेक्राइड हैं, डाइसेक्राइड का ये पूरा टॉपिक यहाँ से ऑनवर्ड पॉलीसेक्राइड से ऊपर तक एंड तक हमने किया, सारा यहाँ से पढ़ना है।
यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, स्ट्रक्चर को भी यहाँ से देखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको समझ लग गई है तो आप इसको खुद स्ट्रक्चर को ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इन्वर्ट शुगर का भी टॉपिक जो है यहीं पे, इन्वर्जन ऑफ सक्रोज। उसके बाद हार्पर पे आ जाएँ तो ये टेबल तो पिछले लेक्चर में हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्लाइकोसाइड का टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये पीछे 87 कवर हो जाएगा। तो उसके बाद डीऑक्सी शुगर है, ये इसको पढ़ लेना है। अमाइनो शुगर, इसको भी एक नज़र रीड कर लेना है। और जो माल्टोसेक्रोज हैं ये भी हमारे हो चुके हैं, यहाँ से ना भी पढ़ें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ से टेबल्स जो हैं वो करने हैं। यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ठीक है, ये टेबल करना है। इधर इन्होंने शुगर लिखे हुए हैं, उनके सोर्सेज लिखे हुए हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस लिखी हुई है। यहाँ पे बॉन्डिंग लिखी हुई है, बॉन्डिंग तो आपको मस्ट आनी चाहिए। स्ट्रक्चर अगर आपसे ड्रा नहीं भी हो रहा तो बॉन्डिंग आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ पे जो ओ लिखा हुआ है ये शो करने के लिए कि ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। उसके बाद अल्फ़ा ग्लैक्टो साइलेंट पे इन्होंने जो शुगर का नेम था पायरानोज था, ग्लैक्टोपायरानोज, तो एंड पे YL लगा दिया, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड और सो ऑन। तो ये यहाँ से ये टेबल जो है करना है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे भी ड्रा हुए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बस हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होता है, इन्होंने सिंगल हाइड्रोजन जो है वो शो नहीं किए हुए स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ से स्ट्रक्चर को एक नज़र देख लें। अब कुछ स्टूडेंट जो है कार्बोहाइड्रेट मुश्ताक से पढ़ते हैं, तो आप मुश्ताक से पढ़ें या सत्या से पढ़ें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो सेम हैं। तो उम्मीद है आपको लेक्चर जो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।